नमस्कार रेल साथियों। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वीडियो में हमने लिया है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ऑफिस सुप्रिटेंडेंट का OS 20% LDC रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस सुप्रिटेंडेंट 20% LDC एग्जाम का 20% जो कोटा है उसके तहत जो ऑफिस सुप्रिटेंडेंट होता है उसके लिए ये पेपर कंडक्ट हुआ था और ये कंडक्ट हुआ था 13/11/2020 को कंडक्ट हुआ था और इसके जो टोटल अंक हैं वो 100 अंक हैं। समय 1.5 घंटा ही है। कई पेपर्स में ये 2 घंटे का होता है तो यहाँ ये देखने वाली बात है। बाकी इंस्ट्रक्शन वही हैं, 110 प्रश्न हैं, 10 राजभाषा के हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। बाकी जो सब में इंस्ट्रक्शन रहते हैं सभी वही है, केवल नीली या काली स्याही अलाउ है और हिंदी में यदि किसी प्रश्न में ऑब्जेक्शन है तो उसका अंग्रेजी संस्करण देखा जाएगा। काट छांट अधिलेखन उत्तर को बदलकर लिखना इत्यादि की अनुमति नहीं है। कटिंग ओवर राइटिंग चेंजिंग ऑफ आंसर etc आर नॉट अलाउड, सच आंसर विल नॉट बी एवलेटेड। तो चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर ऑन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेल पर कुल कितने मंडल हैं। तो यहाँ 68 डिवीजन लेंगे साथियों हम। 68 डिवीजन ही अभी तक रेलवे मान रहा है। अगर हम लेटेस्ट पेपर भी देखें तो उनमें भी वो 68 को ही ठीक मान रहा है। तो अपने को रेलवे के हिसाब से ही चलना है अगर परीक्षा में अंक लेने हैं तो। बाकी आप 70 ले सकते हैं लेकिन रेलवे अभी इसकी ऑथेंटिक परमिशन नहीं दे रहा है, न मान रहा है। अभी हम 68 ही लेके चलेंगे और 18 जोन लेके चलेंगे और 21 RRB और 17 RRC और आपके 67,157 किलोमीटर लंबी पटरियां, रेल पटरियां और 8,243 स्टेशन रेलवे ऑथेंटिक मान रहा है। तो ये 8,243 स्टेशन ये अपने को ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 2 है, मेडिकल क्लासिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ SM स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, TA ट्रैफिक अप्रेंटिस इज। SM गुड्स गार्ड ट्रैफिक अप्रेंटिस के पद हेतु मेडिकल वर्गीकरण क्या है। तो इसके लिए A2 है। A2 आपके ऑप्शन बी में है। प्रश्न नंबर 3 है, ड्यूटी के प्रारंभ होने से कितने घंटे पहले साइक्लो पायलट को एल्कोहल पीना मना है। यानी NLL असिस्टेंट लोको पायलट, ALP की फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट लोको पायलट, इज रेस्ट्रिक्टेड टू कंज्यूम एल्कोहल विथ इन 8 hours of
कॉमेंसमेंट ऑफ ड्यूटी, यानी 8 घंटे से पहले वो कोई भी नशा पता नहीं करेगा। चरस, गांजा, अफीम, नशीली दवाइयाँ या अल्कोहल किसी भी प्रकार का वो सेवन नहीं करेगा। और ये रेलवे कंडक्ट रूल जो आपका 22 है, उसमें भी ये रेलवे कंडक्ट रूल जो 22 है, नियम 22 है, रेलवे कंडक्ट रूल 1966 का जो नियम 22 है, उसमें भी इस चीज का उल्लेख है। तो ये 8 घंटे है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, पैतृक पैतृक अवकाश कितनी अवधि में लिया जा सकता है, यानी विथ इन विच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी टेकन। तो ये जो पैटर्निटी लीव है, ये पर चाइल्ड शुरू के सबसे बड़े दो बच्चों पर ये मिलती है, शुरू के 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों पर मिलती है, और ये 15-15 दिन की मिलती है। 2 बच्चों पर ये 30 दिन हो जाएगी, यानी पर चाइल्ड आपको ये 15 दिन की मिलेगी। तो इसको डिलीवरी पीरियड से आपके डिलीवरी पीरियड से 6 मंथ के बीच में इसको लेना अनिवार्य होता है। यदि आप डिलीवरी पीरियड से 6 मंथ के बीच इसको नहीं लेते हैं तो ये लैप्स हो जाती है, ये लैप्स हो जाती है। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा 6 माह के दौरान, विथ इन 6 मंथ, 6 महीने के दौरान इसको लेना होता है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है। रनिंग स्टाफ के लिए 7वें वेतन आयोग का फैक्टर क्या है? व्हाट इज पे फैक्टर ऑफ 7 पे सीपीसी फॉर रनिंग स्टाफ? तो ये आपका 2 रनिंग स्टाफ के लिए 2945 हो जाएगा रनिंग स्टाफ, और नॉन रनिंग स्टाफ के लिए ये आपका 2.57 हो जाएगा। नॉन रनिंग स्टाफ के लिए 2.57 और रनिंग स्टाफ के लिए 2.945, 2.945 ये रनिंग स्टाफ के लिए हो जाएगा। और यदि नॉन रनिंग स्टाफ के लिए पूछता है तो 2.57 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 6 है, आउट स्टेशन डिटेंशन भत्ते हेतु कौन सा स्टाफ पात्र है? विच कैटेगरी ऑफ स्टाफ इज एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ आउट स्टेशन डिटेंशन अलाउंस? तो इसके लिए आपके जो रनिंग कर्मचारी हैं वो इसके लिए पात्र होते हैं। 6 में ए हो जाएगा, रनिंग कर्मचारी इसके लिए पात्र होते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 7 है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश शहर में किस दर से मकान किराया भत्ता भुगतान किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में आपके 8, 16 और 24। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो आपका 24% बनेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली ये बात है कि अब इसको 9, 18 और 27 कर दिया गया है। तो लेटेस्ट जो इसका आंसर बनता है वो 27% है, लेकिन ये पेपर पुराना है इसलिए आपको 24 लगाना पड़ेगा। और अगर नए की बात करते हैं तो नए के अनुसार 9, 18, 27 हो गया है, तो नए के अनुसार हैदराबाद का 27% हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर है, तो यहाँ आंसर आपका बी है, लेकिन उस समय 24% था जब ये पेपर कंडक्ट हुआ था, अब ये 27% हो गया है, ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 8 है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन इज? ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या है? तो ये 7 या 7 से अधिक, 7 या 7 से अधिक। तो ये ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट है। सी आंसर यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 है, आफ्टर रिटायरमेंट ये चार्जशीट कैन बी इश्यूड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द, सेवानिवृत्ति के उपरांत आरोप पत्र में से किसके अनुमोदन से जारी किया जा सकता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जा सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है,
द सेकेंड वाइफ एंड हर चाइल्ड इज कंसिडर फॉर कंपनसेशन नेट अपॉइंटमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टिपुलेशन। दूसरी पत्नी उसका बच्चा निम्नलिखित शर्त पर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु विचारणीय हो सकता है। तो ये यहाँ पे आपका आंसर होगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए है, दूसरा विवाह स्वयं के निर्णय से हो, दूसरा विवाह पहली पत्नी की सहमति से हो, तीसरा है प्रशासन ने दूसरे विवाह की अनुमति दी हो। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 11 है, वर्तमान में सहायक कार्मिक अधिकारी ग्रुप बी एपीओ का पे मैट्रिक्स लेवल क्या है? एपीओ साहब का पे मैट्रिक्स लेवल क्या है? तो ये L8 है, एपीओ साहब का L8 है और L8 की बेसिक होती है आपके 47,600 रुपए। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट है। एमएसीपी प्रदान करने के लिए लागू किया गया रिवाइज बेंचमार्क क्या है? तो ये वेरी गुड है और ये आपके 25 जुलाई 2000 25 जुलाई 2016 को लागू हुआ था। जब एमएसीपी आई थी, एमएसीपी इसकी फुल फॉर्म होती है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, और जब ये आई थी 1/9/2008 को आई थी ये स्कीम, तो उस समय ये वेरी गुड का प्रावधान नहीं था, वेरी गुड का प्रावधान बाद में किया गया था 25 जुलाई 2016 को। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 12 में डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, 1800 ग्रेड पे लेवल 1 में नियुक्त कर्मचारी को तीसरी एमएससीपी के अंतर्गत कौन सी ग्रेड पे लेवल दी है? तो देखिए 1800 ग्रेड पे ग्रुप डी का पे ग्रेड होता है लेवल 1 होता है। तो जब ये लेवल 1 में आता है और 1800 ग्रेड पे आता है, जिसकी बेसिक होती है 18,000, जिसकी बेसिक होती है 18,000, फिर ये जो एमएससीपी के अंतर्गत दूसरा प्रमोशन पाएगा, जो पाएगा 1900 ग्रेड पे का, उसको बोलेंगे लेवल 2। उस समय इसकी बेसिक होगी 19,900 रुपए। जब ये दूसरी एमएससीपी पाएगा तो वो होगी 2,000, और फिर जो चौथी पाएगा वो होगी आपके ग्रेड पे 2400, ग्रेड पे 2400। तो पहली जो इसकी एमएससीपी होगी, जो लेवल देंगे वो लेवल 2 देंगे, उसका ग्रेड पे 1900 होगा। फिर लेवल 3 देंगे, उसका ग्रेड पे 2000 होगा, और फिर लेवल 3 देंगे, उसका ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे होगा। यानी कि 1800 के बाद 1900 पहला, 1900 के बाद 2000 दूसरा, और 2000 के बाद तीसरा 2400 ग्रेड पे। तो यहाँ आंसर आपका 2400 ग्रेड पे आएगा। और यदि वो मान लीजिए 1900 में आता है, तो 1900 के बाद 2000 पहला, उसके बाद जो सेकंड होगा वो 2400 होगा, और जो थर्ड एमएससीपी होगा वो 2800 होगा। ये भी ध्यान रखें। चले, तो यहाँ ऑप्शन ए है, वर्तमान में स्कूटर अग्रिम कितना मिलता है? वर्तमान में स्कूटर अग्रिम कितना मिलता है? तो उस समय ये अब बंद कर दिया गया है। वैसे जो ये पहले राशि मिलती थी वो मिलती थी 30,000 रुपए, वो मिलती थी स्कूटर मोटरसाइकिल के लिए 30,000 रुपए मिलता था। लेकिन अब ये जो अलाउंस हैं, ये जो भत्ते हैं, ये सारे मिला के अब बंद कर दिए गए हैं। तो यहाँ आपका 25,000 भी नहीं आएगा, 50 भी नहीं आएगा, 75 भी नहीं आएगा। तो यहाँ डी ऑप्शन हम लेंगे, ऑप्शन डी यहाँ लेंगे। ये 30,000 मिलता था, जो अब ये फिलहाल बंद कर दिया गया है।
प्रश्न नंबर 15 है भवन निर्माण अग्रिम देय है। द अमाउंट ऑफ HBA एडमिसेबल इज हाउस बिल्डिंग अलाउंस। तो हाउस बिल्डिंग अलाउंस की बात करें तो ये 34 माह के वेतन के बराबर 34 मंथ ऑफ पे इन द पे बैंड, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 16 है नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे स्थित है। नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे इज सिचुएटेड एट, तो ये आपके बड़ोदरा में स्थित है, और बड़ोदरा आपका गुजरात में है। बड़ोदरा आपके गुजरात का है, लालबाग रोड पर, तो ये गुजरात में है, बड़ोदरा गुजरात में पड़ता है। तो ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है एजुकेशन अलाउंस प्रति बच्चा प्रति माह कितना दे। व्हाट इज द पर चाइल्ड पर मंथ अमाउंट ऑफ एजुकेशन अलाउंस टू बी पेड, यानी CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो ये आपके एक बच्चे के लिए 27,000 मिलता है, एक बच्चे के लिए 27,000 मिलता है। तो ये दो बच्चों के लिए ये 54,000 हो जाएगा। और यदि आपके बच्चे विकलांग हैं तो डबल कर दीजिए, विकलांग है तो 27,000 का 54,000 हो जाएगा, और दोनों विकलांग है तो 1,08,000 हो जाएंगे। अब यहाँ पर मंथ में पूछा है तो आप पर मंथ में निकाल लीजिए। 27,000 में आप 12 का भाग दे दीजिए। 27,000 में 12 का भाग देंगे तो ये 12 दूना 24, और 30 बचे, फिर 24, फिर 60 बचे, फिर 0 बची, तो 2250 रुपये ये पर मंथ आ जाएगा। तो 2250 आपका ऑप्शन ए में है, तो ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए 2250 रुपये पर मंथ। और विकलांग के लिए पूछे तो इसका डबल कर लीजिए, 2250 का डबल 4500 रुपये हो जाएगा, तो ये 4500 विकलांग के लिए आ जाएगा पर मंथ। तो यहाँ ऑप्शन 17 में आपका ऑप्शन ए आंसर यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, प्रश्न नंबर 17 है 3 वर्षों तक वेतन वृद्धि रोकना जो पेंशन को प्रभावित नहीं करती है दंड होता है। तो ये माइनर पेनल्टी होती है। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 में ए हो जाएगा। 19 देखते हैं। 19 है रेलवे में सीधी भर्ती हेतु अनुसूचित जनजाति एसटी के अभ्यर्थियों को कितना प्रतिशत रिजर्वेशन मिलता है। तो एसटी के लिए ये 7.5% है, एसटी के लिए ये 7.5% है। ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानार्थ पास के लिए न्यूनतम अहरक सेवा क्या है। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीमेंट्री पासिस, तो ये 20 साल है साथियों। यदि रेलवे में आपकी 10 साल की सेवा पूरी हो जाती है तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं, और यदि 20 साल की सर्विस पूरी हो जाती है तो आप VRS के हकदार हो जाते हैं, और VRS के बाद आपको कंप्लीमेंट्री पास यानी मानार्थ पास मिल जाएगा, उसके आप पात्र हो जाएंगे। तो ये 20 साल बिल्कुल करेक्ट है, 20 वर्ष आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 21 की बात करें, हु इज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर ए पोस्ट एज सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन, किसी भी पद को चयन या गैर चयन पद घोषित करने का प्राधिकारी कौन है। तो ये रेलवे बोर्ड होता है साथियों, ऑप्शन डी यहाँ आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 22 है अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर कंपनसेशन नेट अपॉइंटमेंट। तो ये 10th पास है साथियों, 10वीं, जिसको आप SSC भी बोलते हैं कई जगह, 10th बोल सकते हैं, क्लास 10th यानी 10th पास। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर FMA पे है, FMA यानी कि फिक्स मेडिकल अलाउंस। तो ये फिक्स मेडिकल अलाउंस पेबल टू एलिजिबल रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय एज ऑन 1/1/2018 इज RS 1/1/2018 से, यानी 1 जनवरी 2018 से सेवानिवृत्त पात्र रेल कर्मियों को भुगतान किया जाने वाला फिक्स मेडिकल अलाउंस कितना है। तो ये 1,000 रुपये है, ये आपके 1,000 रुपये है। तेईस में ए आंसर आपका करेक्ट है, 23 में ए आंसर आपका हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 24 है, ग्रुप ए के अधिकारियों का सामूहिक बीमा योजना के तहत कितना अंशदान काटा जाता है? What contribution towards GEIS is deducted for Group A officer? सामूहिक बीमा योजना, सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत कितना पैसा काटा जाता है? तो वो 120 रुपये पर मंथ है साथियों, 120 रुपये पर मंथ है, 120 रुपये पर मंथ है साथियों। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, रेल सेवक स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति के लिए, रेल सेवक स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति के लिए कितनी अवधि की लिखित सूचना उचित प्राधिकारी को दे सकता है? यानी ए रेलवे सर्वेंट में गिव ए नोटिस ऑफ इन राइटिंग टू द appropriate authority to retire from the service voluntary। तो ये 3 मंथ्स है साथियों, 3 महीने, 3 मंथ्स। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, एक सुविधा पास में अधिकतम कितने आश्रितों को शामिल किया जा सकता है? हाउ मेनी डिपेंडेंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास? तो 2 आश्रितों को शामिल किया जा सकता है। यानी इसका नियम यह है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यदि आप आश्रितों को शामिल करते हैं तो पास में जो सदस्यों की संख्या 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए, तो पहले तो मैं यहाँ उत्तर बता देता हूँ, यहाँ ऑप्शन ए आएगा 2 आश्रितों को। अब ये कैसे आता है इसकी भी बता देता हूँ। ये है कि यदि आप 2 आश्रितों को शामिल करते हैं तो फिर आपके परिवार के 3 सदस्य ही शामिल किए जाएंगे, क्योंकि नियम यहाँ यह है कि उनकी संख्या 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए आप 1 आश्रित को शामिल करते हैं तो आपके परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आश्रितों को शामिल करने के बाद पास में 5 से ज्यादा सदस्यों की संख्या नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए आप आश्रित 0 0 शामिल करते हैं तो यहाँ परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। लेकिन यदि आप आश्रित शामिल करते हैं, यदि 1 आश्रित शामिल करते हैं तो परिवार के 4 सदस्य ले सकते हैं, तो ये टोटल 5 होने चाहिए। और यदि आश्रित 2 शामिल करते हैं तो परिवार के सदस्यों की संख्या 3 होनी चाहिए, यानी टोटल 5 होने चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये किस कंडीशन में? जब आप आश्रित शामिल करते हैं। यदि आप आश्रित शामिल नहीं करते हैं तो फिर आपके परिवार के सदस्य कितनी भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी। तो यहाँ एक सुविधा पास में अधिकतम कितने आश्रितों को शामिल किया जा सकता है? तो यहाँ मैक्सिमम 2 आश्रितों को शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, ग्रुप सी स्टाफ के लिए कार्मिक शाखा का परीक्षण केंद्र कहाँ है? पर्सनल ब्रांच ट्रेनिंग सेंटर फॉर ग्रुप सी स्टाफ इज सिचुएटेड एट जोधपुर में है साथियों। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 28 है, मंडल स्तर पर स्काउट एंड गाइड लेवल 1 भर्ती के लिए वार्षिक कोटा कितना है? व्हाट इज द एनुअल कोटा फॉर एनुअल एंड गाइड इन लेवल फर्स्ट एट डिवीजन लेवल? तो ये 28 नंबर का प्रश्न है साथियों। स्काउट एंड गाइड, इसके लिए 2 हैं साथियों, इसके लिए 2 है, तो यहाँ 2 ले लेंगे, 2 सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, रेल कर्मचारी की यदि सेवा के दौरान मृत्यु होती है तथा उसकी आरक्षित सेवा काल 1 वर्ष से कम हो तो उसके परिवार को कितना मृत्यु उपदान दिया जाएगा?
If a railway servant expire during service and his qualifying service is less than 1 year, then what amount of death gratuity shall be paid to his family? तो इसके लिए कितना दिया जाएगा? इसके लिए दिया जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ लास्ट बेसिक पे, अंतिम वेतन का दुगना, अंतिम वेतन का दुगना दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है साथियों, कौन सा भत्ता वेतन का हिस्सा नहीं माना गया है? टीए यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता, नर्सिंग अलाउंस, धुलाई भत्ता, वॉशिंग अलाउंस, उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। ये भी वेतन का हिस्सा है, नर्सिंग भत्ता भी वेतन का हिस्सा है, धुलाई भत्ता भी वेतन का हिस्सा है। तो ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो यहाँ 30 में आपके ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, श्रेणी 3 कर्मचारियों की सीधी भर्ती के अंतर्गत अनुसूचित जाति उम्मीदवारों का आरक्षण कितना है? तो ये 12.5%। एससी के लिए पूछा है साथियों, एससी के लिए 15% हो जाएगा। यहाँ एसटी के लिए जो है वो है 7.5% है। और एससी की बात करें तो एससी के लिए ये 15% है। और ओबीसी के लिए यहाँ बात करें सीधी भर्तियों में तो ये 27% है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 10% है। और विकलांग की डिसेबिलिटीज विकलांग की बात करें तो ये ग्रुप सी में तो हो जाएगा 10%। और ग्रुप डी में हो जाएगा 20%। ग्रुप सी के लिए हो जाएगा 10%। और नहीं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए है साथियों, सॉरी, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए है। ग्रुप डी के लिए तो हो जाएगा 20% और ग्रुप सी के लिए हो जाएगा 10%। और डिसेबिलिटीज विकलांग के लिए बात करें तो ये 4%, ये 4% हो जाएगा। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो ग्रुप डी के लिए 20% और ग्रुप सी के लिए 10%। तो यहाँ एससी का पूछा था तो एससी का यहाँ 15 हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। ओबीसी के लिए पूछता तो ये 27% हो जाता। और एसटी के लिए पूछता तो ये 7.5% हो जाता। चलिए प्रश्न नंबर 32 है, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा चयनित स्टेशन मास्टर की वरीयता किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो स्टेशन मास्टर की जो वरीयता निर्धारित की जाती है एज पर ट्रेनिंग सेंटर मेरिट के हिसाब से तय की जाती है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी द्वारा चयनित स्टेशन मास्टर की वरीयता किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो स्टेशन मास्टर, अगर आरआरबी से कैंडिडेट सिलेक्शन होता है स्टेशन मास्टर में तो उसकी जो वरीयता देखी जाती है, वरीयता का निर्धारण सीनियरिटी का जो यानी हाउ सीनियरिटी ऑफ स्टेशन मास्टर विल डिटरमाइन हु इज सेलेक्टेड थ्रू आरआरबी। तो उसकी जो की जाती है वो प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग जब लेता है वो ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र की मेरिट के आधार पर, एज पर ट्रेनिंग सेंटर मेरिट। ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 33 है, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के गृह निर्माण अग्रिम पर किस मंत्रालय विभाग का नियंत्रण होता है? विच मिनिस्ट्री पब्लिक डिपार्टमेंट डज कंट्रोल द हाउस बिल्डिंग एडवांस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? तो यहाँ हो जाएगा रेलवेज, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, डीओपीटी। यहाँ हो जाएगा शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट। ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट है। 34 है, कुल कितने अनुशासनीय अपील प्रकरणों में सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी बचाव सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकता है? तो मैक्सिमम 7 है साथियों। इन हाउ मेनी डिसिप्लिनरी अपील
रूल 1 अक्टूबर 1968 केसेज कैन ये रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट में एक्ट एज डिफेंस काउंसलर, तो ये आपका 7 हो जाएगा। बहुत बार आया, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। 7 आएगा इसमें, बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 35 है, जन सूचना अधिकार में आवेदन का उत्तर देने की समय सीमा क्या है? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिप्लाइंग टू द आरटीआई एप्लीकेशन? तो इसकी जो समय सीमा है वो 30 दिन है। 30 दिन के अंतर्गत आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब देना होता है। इसको आप 1 मंथ भी बोल सकते हैं, इसको आप 1 मंथ भी बोल सकते हैं। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखें, इमरजेंसी स्थिति में, विशेष परिस्थितियों में इसका टाइम 48 घंटे भी है। 48 घंटे का मतलब 2 दिन। 48 घंटे का मतलब 2 दिन। अगर विशेष आपातकालीन स्थिति, विशेष परिस्थिति, किसी के जीवन से जुड़ा मुद्दा हो, तो आरटीआई में आपको 2 दिन के अंतर्गत 48 दिन के दिन भी जवाब देना होता है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा था, तो प्रश्न में आपका उत्तर 30 डेज हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, आरटीआई पूरे भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, और ये संसद में 15 जून 2005 को पास हो गया था। 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। आरटीआई की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो ये सरकारी कार्यालय है उनमें भ्रष्टाचार मिटे, और जो जनता के काम तय हैं वो तय सीमा पर हो, और प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता आए, ये आरटीआई का मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36 है। 36 में यही पूछा है, सूचना का अधिकार कब से पूर्णतः लागू हुआ? तो ये आपके 12 अक्टूबर और 2005 से लागू हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन ए में है, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। चलिए, प्रश्न नंबर 37 है, रेल कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने नए मकान में जाता है जो उनके पूरा नए मकान से, जो पुराने मकान से नए मकान में जाता है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपने नए मकान में जाता है जो पुराने मकान से 24 किलोमीटर दूरी पर है। उनका अंतिम मूल वेतन 65,280 रुपए, तो सीटीजी के रूप में उन्हें कितना वेतन दिया जाएगा? ये तो इजी है, 80% दिया जाएगा। अब आप निकाल लीजिए, 65,280 का 80% निकाल लीजिए बटा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हो गया आपके 8 घंटे 64, और 8 दूनी 16, 6 22, 2 8 पंजे 40, 2 42, 4 और 8 6 48 और 4 52, तो ये हो गया आपका 52,224 रुपए। तो 52,224 आपके डी ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट हो गया आपका डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 38 है, एक बार में अधिकतम कितने दिनों का यात्रा भत्ता देय है? फॉर हाउ मेनी डेज टीए इज पेबल इन वन टाइम? एक समय में अपन कितना टीए ले सकते हैं? तो ये 6 महीने है, 180 दिन, 6 मंथ, या आप इसको बोल सकते हैं 180 दिन। पति पत्नी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पति पत्नी एक ही स्टेशन पर काम करते हैं और दोनों में से किसी एक को रेल आवास आवंटन होने पर उसमें से किसे एचआरए मिलेगा? देखिए, पति और पत्नी एक ही स्टेशन पे काम करते हैं, ये स्टेशन है, यहीं पे पत्नी काम करती है और यहीं पे पति काम करता है। एक ही स्टेशन पर उनको एक ही क्वार्टर अलॉट होगा। ऐसा तो है नहीं कि पत्नी को अलग क्वार्टर अलॉट हो जाएगा और पति को अलग क्वार्टर अलॉट हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। पति पत्नी तो एक ही क्वार्टर में रहेंगे, एक ही साथ रहेंगे। तो पति पत्नी एक साथ रह सकते हैं एक ही क्वार्टर में, तो एक ही साथ रहेंगे तो क्वार्टर एक ही अलॉट होगा। पत्नी को अलग और पति को अलग क्यों होगा? तो एक ही क्वार्टर अलॉट होगा। लेकिन 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 ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ एचआरए दोनों का काटा जाएगा। एचआरए यहाँ श्रीमती जी का भी काटा जाएगा और इधर एचआरए श्रीमान जी का भी काटा जाएगा। ये आप इसे ध्यान रखें। क्वार्टर एक होगा
लेकिन पे स्लिप में से एचआरए दोनों का साफ होगा। इसको भी एचआरए नहीं मिलेगा और पत्नी को भी एचआरए नहीं मिलेगा और पति को भी एचआरए नहीं मिलेगा। क्वार्टर दोनों को एक दिया जाएगा, क्वार्टर दोनों को एक दिया जाएगा और पे स्लिप में से पति का भी एचआरए कटेगा और पत्नी का भी एचआरए कटेगा। तो कहने का मतलब पति पत्नी को क्वार्टर बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ आंसर क्या आएगा, यहाँ आंसर ये आएगा कि पति पत्नी एक ही स्टेशन पर काम करते हैं और दोनों में से किसी एक को रेल आवास आवंटन होने पर उनमें से किसी एचआरए मिलेगा। तो यहाँ दोनों को नहीं, किसी को भी नहीं, बिल्कुल सही, किसी को भी नहीं मिलेगा दोनों में से, केवल पति को नहीं। तो यहाँ दोनों का एचआरए साफ होगा, दोनों में से किसी को भी एचआरए नहीं मिलेगा। हाँ, पास जरूर इनको पास है जो दोनों को अलग अलग मिलेगा, पास आप दोनों अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन क्वार्टर एक ही मिलेगा, एचआरए दोनों का साफ होगा, यानी दोनों का एचआरए कटेगा। तो चलिए यहाँ उसमें आपका बी हो जाएगा, किसी को भी एचआरए नहीं मिलेगा, न पत्नी को एचआरए मिलेगा और न पति को मिलेगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, मकान निर्माण हेतु स्वीकृति के लिए अधिकतम लागत सीमा कितनी है? मकान निर्माण हेतु स्वीकृति के लिए अधिकतम लागत सीमा कितनी है? तो ये है आपके 25 लाख। प्रश्न नंबर 41 है, किस नियम व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस HBA, हाउस बिल्डिंग एडवांस दैट कैन बी सेक्शन? तो ये आपके 25 लाख हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, किस नियम के अंतर्गत मूल वेतन का निर्धारण किया जाता है? बहुत बार रिपीट हुआ है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये नियम आपका 13-13 FR 22 है, 13-13 FR 22 है, ध्यान रखिएगा। अंडर विच रूल फिक्सेशन ऑफ इनटाइटल सबस्टेंटिव पे इज अलाउड? तो ये आपका 13-13 FR 22 है, जो ऑप्शन ए में है, 13-13 FR 22, ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 42 है, अधिकतम DCRG दे 7वें वेतन आयोग के अनुसार डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार DCRG कितनी है? तो ये 20 लाख रुपए है। ये आपके डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी 20 लाख रुपए 7वें वेतन आयोग के अनुसार। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। 43 भी बहुत अच्छा प्रश्न है, प्राण का विस्तार करें। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ प्राण? प्राण का अपन विस्तार करेंगे तो ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो ये आपके परमानेंट, आर से रिटायरमेंट, ए से अकाउंट, एन से नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 44, महाप्रबंधक मेटल पास के लिए पात्र है। कौन सा पास मिलता है महाप्रबंधक को? महाप्रबंधक को गोल्ड पास मिलता है। कैसे मिलता है मैं बता देता हूँ। तो जो GM महोदय हैं महाप्रबंधक, उनको गोल्ड पास मिलता है। कैसे मिलता है इसको मैं बता देता हूँ। ये जो स्वर्ण पास है, गोल्ड पास आप जिसको बोलते हो, गोल्ड स्वर्ण पास है, ये GM और GM से ऊपर के अधिकारियों को मिलता है। GM से ऊपर कौन हो गए? रेलवे बोर्ड के अधिकारी हो गए, रेलवे बोर्ड के अधिकारी हो गए। तो GM और GM से ऊपर रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को गोल्ड पास मिलता है। और जो आपका रजत सिल्वर पास है, ये SAG ग्रेड के अधिकारियों का मिलता है, जिसमें कौन है? कारखाने का CWM है या डिवीजन में DRM साहब हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो SAG ग्रेड के अधिकारी हैं उनको सिल्वर या रजत पास, हिंदी में रजत बोलते हैं, उनको ये पास दिया जाता है। और ये जो कांस्य पास है, ये जो कांस्य पास है, ये ग्रुप बी के अधिकारी को, ग्रुप बी के अधिकारी को दिए जाते हैं। जो ग्रुप बी के अधिकारी होते हैं उनको ये कांस्य पास, ब्रॉन्ज पास दिया जाता है। SAG ग्रुप ए में आ जाता है, SAG ग्रुप ए में आ जाता है। तो ये जो कांस्य ब्रॉन्ज पास होता है, ये ग्रुप बी अधिकारी को दिया जाता है। और ये जो प्लेटिनम पास है, ये आजकल समाप्त कर दिया गया है, ये आजकल समाप्त हो गया है। तो पास बता दिया मैंने आपको बहुत अच्छी तरह। तो यहाँ पूछा था, GM साहब के लिए पूछा था, तो GM साहब को गोल्ड पास मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 है साथियों, कार्यकाल के अंतर्गत कार्यालय अधीक्षक का वर्गीकरण
है एज पर HOER हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन द कैटेगरी ऑफ ऑफिस सुप्रिटेंडेंट इज, यानी OS किस में आता है, कंटिन्यूस में आता है, EI में आता है, इंटेंसिव में आता है या एक्सक्लूडेड में आता है। तो OS आपका आता है जो कंटिन्यूस में आता है, कंटिन्यूस में आता है OS आपके ऑफिस सुप्रिटेंडेंट कंटिन्यूस में आता है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, 46 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पे विल बी एडेड टू द बेसिक पे ऑफ ए रनिंग स्टाफ पेरेंटली पोस्टेड इन ए नॉन गजेटेड पोस्ट, यानी मूल रूप से अराजपत्रित पद पर तैनात रनिंग कर्मचारी के मूल वेतन में वेतन का कितना प्रतिशत जोड़ा जाएगा। तो ये 30% जोड़ा जाएगा, 30% जोड़ा जाता है। तो ये 30% आपके ऑप्शन ए में है, तो ए आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 47 है, जांच अधिकारी की नियुक्ति करने तो कौन सा मानक फार्म प्रयोग में किया जाता है। तो जांच अधिकारी के लिए स्टैंडर्ड फार्म 7 का यूज होता है, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। और ये चलिए जांच अधिकारी के लिए पूछा था तो SF 7 हो जाएगा। और ये जो SF 8 है ये प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए है, और SF 2 है जो SF 2 डीम्ड सस्पेंशन या समझा गया निलंबन या प्रमाणित निलंबन के लिए SF 2 है, डीम्ड सस्पेंशन के लिए। SF जो 6 है वो दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देना, दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देना, ये SF 6 में आता है। तो यहाँ जांच अधिकारी के लिए पूछा था तो SF 7 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, मंडल स्तर पर होने वाले पेंशन अदालत का अध्यक्षता कौन करता है। साथियों, तो ये ADRM साहब करते हैं, ADRM साहब, अपर मंडल रेल प्रबंधक। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फोर्टी 49 है, डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 में अपील की समय सीमा क्या है। तो वो 45 दिन है साथियों। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अपील अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968, तो वो 45 डेज है, 45 दिन है साथियों, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है, 45 दिन आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, मंडल स्तर पर स्थायी वार्ता तंत्र की, यानी जिस PNM की बात कर रहा है, स्थायी वार्ता परमानेंट नेगोशिएटरी मशीनरी, यानी स्थायी वार्ता तंत्र, हिंदी में कहते हैं इसको स्थायी वार्ता तंत्र। हु इज द प्रेसिडेंट मीटिंग एट डिविजनल लेवल, डिवीजन लेवल पर कौन करता है। तो ये आपके DRM साहब करते हैं, DRM साहब करते हैं PNM की, DRM साहब करते हैं अध्यक्षता। ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, स्थायी वार्ता तंत्र में कर्मचारी पक्ष की संख्या कितनी होती है। हाउ मेनी पर्सन्स पार्टिसिपेट फ्रॉम एम्प्लॉय साइड। हाउ मेनी पर्सन्स पार्टिसिपेट फ्रॉम एम्प्लॉय साइड, तो ये होती है 25 ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। न्यूनतम पेंशन कितनी है साथियों। तो न्यूनतम पेंशन है, न्यूनतम पेंशन कितने रुपए है, मैंने बताया था न्यूनतम पेंशन है 9,000 रुपए है, और मैक्सिमम पेंशन है 1,25,000 रुपए। 1,25,000 रुपए मैक्सिमम है और 9,000 न्यूनतम है, तो आपका यहाँ 9,000 ऑप्शन ए
यानी 9,000 प्लस DA। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 53 है, रेलवे जोन में सतर्कता संगठन का प्रधान है। हेड ऑफ विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन इन ए रेलवे जोन इज। तो यहां आपका SDGM हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 54 है, उद्योग अधिनियम के अनुसार या उससे अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने पर कर्मचारी कैंटीन की व्यवस्था है। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, स्टाफ कैंटीन इज टू बी प्रोवाइडेड इफ एंगेजिंग एम्प्लॉइज मोर देन पर्सन। तो मैं ये चलो सारा ही बता देता हूँ। कैंटीन के लिए 250 है, और CSO के लिए, चीफ सेफ्टी ऑफिसर के लिए 1000 है। यानी शुरू से बात करते हैं। 1000 कर्मचारियों पर किसी कारखाने में CSO की नियुक्ति होती है, जहां 1000 कर्मचारी करते हैं, वहां चीफ सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति होती है। 500 पे आपके एम्बुलेंस होती है, 500 पे ही डॉक्टर बैठता है, या चाहे डिस्पेंसरी होती है, एक ही बात है। और 500 पे ही WLI होता है, वेलफेयर इंस्पेक्टर। और 250 पे आपका कैंटीन होता है, और 150 पे आपका फर्स्ट एड बॉक्स होता है। 150 पे आपका फर्स्ट एड बॉक्स होता है, और 30 पे आपका पालना घर होता है। 30 पे आपका पालना घर होता है, यानी शिशुगृह जिसको शिशुगृह बोलते हैं। यानी जिस कारखाने में 30 महिलाएं काम करती है, 30 या 30 से अधिक महिलाएं काम करती है, कम से कम 30 होनी चाहिए, 30 से अधिक काम करती है, वहाँ पालनागर की या शिशुगृह की व्यवस्था रहेगी। और किसी शॉप में या कारखाने में 150 आदमी काम करते हैं, तो वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था रहेगी, फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था। 250 होने पर कैंटीन की व्यवस्था रहेगी। 500 पे एम्बुलेंस रहेगी, 500 पे वेलफेयर इंस्पेक्टर रहेगा, 500 पे डॉक्टर रहेगा, 500 पे एम्बुलेंस रहेगी, 500 पे ही वेलफेयर इंस्पेक्टर रहेगा, 1000 पे चीफ सेफ्टी ऑफिसर रहेगा। तो यहाँ कैंटीन के लिए पूछा था। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, स्टाफ कैंटीन इज टू बी प्रोवाइडेड इन एंगेजिंग एम्प्लॉय मोर देन पर्सन्स। यानी उद्योग अधिनियम के अनुसार या उससे अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने पर कर्मचारी कैंटीन की व्यवस्था की गई है, तो वो 250 आदमियों की गई है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 55 है, 365 CCL लेने के पश्चात किस देर से भुगतान किया जाएगा। तो देखिए, CCL चाइल्ड केयर लीव मिलती है आपको 730 दिन की मिलती है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ जगह है, यहाँ देख लेते हैं, 730 दिन की मिलती है। CCL 730 दिन की मिलती है। तो जो प्रथम जो वर्ष होता है, जो प्रथम लेते हैं अपन 365 CCL, उसमें ये 100% के हिसाब से भुगतान करते हैं, वेतन भुगतान करते हैं। लेकिन जो अगली 365 होती है, उसके लिए ये 80% की दर से भुगतान करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आफ्टर, यानी 365 CCL लेने के पश्चात, तो 365 आप ले लेते हैं, तो अगली 365 के लिए ये 80% करेंगे, और प्रथम 365 के लिए ये 100% करेंगे, तो अगली के लिए 80% हो जाएगा। यानी ये टोटल मिलती है 365 और 365, ये हो गई आपके 730 डेज की हो गई, 730 डेज की हो गई CCL, चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड केयर लीव। इसमें आप वर्ष में कम से कम 3 बार ले सकते हैं, और कम से कम 5 दिन की ये सेक्शन करा सकते हैं, कम से कम 5 दिन की सेक्शन करा सकते हैं। इसका जो प्रथम भुगतान 365 तक किया जाता है, प्रथम जो भुगतान 365 का जो प्रथम 365 तक किया जाता है, वो 100% किया जाता है, और अगला 365 के बाद 80% की दर से किया जाता है। तो यहाँ पे जो आएगा आंसर आपका ऑप्शन ए बनेगा, 80% ऑफ पे, वेतन का 80% की दर से। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट बनेगा। तो चलिए साथियों, हमने 1 से 55 तक कर लिए हैं, आधा पेपर हो चुका है, हाफ पेपर हो चुका है। नेक्स्ट पेपर में हम 56 से 110 तक लेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए।
थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट सेकंड में मिलेंगे। पार्ट सेकंड में मिलेंगे, उसमें हम 56 से 110 तक सोल्व करेंगे। तो ये पार्ट 2 में वीडियो पूरा हो जाएगा। 2 पार्ट इसके रहेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय रेलवे।